हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि SDS क्या चीज़ है। मैं IRCC रेगुलेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ और मैं कोई भी किसी को लीगल एडवाइस या सेपरेट एडवाइस उनके स्पेसिफिक केस में नहीं देना चाहती। दिस वीडियो इज़ जस्ट लाइक ए रोड मैप फॉर अदर स्टूडेंट्स, ताकि उनको एक आइडिया हो सके कि SDS के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई IRCC रेगुलेटेड कंसल्टेंट से या फिर कोई सर्टिफाइड कंसल्टेंट से आप जाके लीगल एडवाइस लेंगे कि आप अपना केस किस तरह हैंडल कर सकते हैं। इन पिछले कुछ सालों में आपने SDS का नाम बहुत सुना होगा। SDS एक फेयरली न्यू चीज़ है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कनाडा जाके अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। बैचलर्स डिग्री हो गई या फिर अपने ग्रेजुएट स्टडीज़ मास्टर्स वगैरह हो गया। तो अगर आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं कनाडा में तो आप SDS कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली SDS जो है वो एक एक्रोनिम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के लिए, और स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कनाडा की गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था। एक्चुअली 2018 में लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया, चाइना, वियतनाम, काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ थी एंड जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी वीज़ा फास्ट ट्रैक कर सकते थे, कनाडा आके वो आराम से पढ़ सकते थे। लेटर इन 2019 में IRCC ने वो लिस्ट अपडेट की और पाकिस्तान को डाला बीच में, जो हमारे लिए एक बहुत गुड न्यूज़ थी। तो अगर आपकी ड्रीम कभी भी रही है कि आप कनाडा आके स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज कनाडा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कनाडा बहुत सेफ़ कंट्री है और एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कल्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका कभी ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है तो SDS मेक्स इट वेरी इजी टू अप्लाई। 40 या 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक वीज़ा मिल जाता है, जबकि जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है कनाडा का वो 6 to 12 मंथ्स होता था। उसमें काफ़ी वेट करना पड़ता था, जो काफ़ी रिस्क होता था। तो स्टूडेंट्स कनाडा को एज ए वाइबल ऑप्शन नहीं समझते थे, वो या तो US जाना या फिर UK जाना प्रेफर करते थे। अब नाउ इन माई केस मैंने जब कनाडा के लिए अप्लाई करने के लिए देखा तो आई थॉट कि यहाँ पे लॉज बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, वेरी कंफर्टेबल, वेरी काम इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि इफ़ यू इवेंचुअली वांट लाइक अ परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पे, तो एक फास्ट ट्रैक यहाँ पे मौजूद है, जबकि बाकी सारी कंट्रीज़ में गेट्स अ लिटिल हार्ड टू गेट द PR या फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप SDS में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा SDS में अप्लाई करना। सबसे पहले आपको चाहिए IELTS। IELTS सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिलाएगा और ये बहुत ज़रूरी है अपने SDS वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो जो SDS वीज़ा है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे ऑल्सो मेक श्योर कि आप एक केपेबल स्टूडेंट हो। आपके ओवरऑल बैंड जो है वो 6.5 होना चाहिए, बट नो लेस देन 6 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए। कि अगर आपका इतना आ जाता है तो इट ऑटोमेटिकली शोज दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप इंग्लिश बोल सकोगे, आप इंग्लिश ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ी तो आप वहाँ पे स्टक नहीं हो गए, और यू विल बी एबल टू स्टडी हियर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम हियर। तो उन सब के लिए आपको IELTS में अच्छा स्कोर लेना ज़रूरी है। जब आप IELTS के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो बैंड है वो एटलीस्ट 7 आए। अब आप 6.5 भी लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 7 बैंड लेके आते हैं या 7 से अबव बैंड लेके आते हैं, जो आपके स्कोर्स होते हैं वो आप जब यूनिवर्सिटी को भेजना है तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश के कोर्सेज नहीं कराती। अब जैसे मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके 6.5 आ गए थे, मिनिमम आ गए थे, तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है, गुड टू गो। बट जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में 4-5 कोर्सेज इंग्लिश के ऐसे लेने पड़े जिनके कोई क्रेडिट्स नहीं थे। तो फिर ऐसे कोर्सेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और जस्ट ओवर पेइंग दैम। 2,500 कैनेडियन डॉलर्स का एक कोर्स होता है। इफ़ यू वांट टू लाइक सेव मनी, थोड़ी सी मेहनत करें और अपने IELTS में जो है वो स्कोर ज़्यादा लेके आएँ। अच्छा, तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चाहूँ कि IELTS जब आप देते हो तो IELTS में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग होता है, वो स्केड्यूल्ड होता है, वो एक काइंड ऑफ लाइक एन इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद लिसनिंग, फिर उसके बाद रीडिंग और राइटिंग का एग्ज़ाम होता है, वो एक ही दिन होता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी वन ऑफ देम सेपरेटली। अब ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या चीज़ ज़्यादा ईजी लगती है। जब मैंने इसकी तैयारी की थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब से हेल्प ली थी। यूट्यूब पे बहुत ऐसे अच्छे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप लर्न कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, तो फिर हमारे पास आ जाता है
GIC, अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट होता है, एक बॉन्ड की तरह होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है। 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का आप वो बॉन्ड खरीदते हो, बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं GIC सर्टिफिकेट। तो आपने 10,000 की मिनिमम परचेज करनी है। ये आपने जाके सर्च करना है कि बैंक्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा जो है वो स्कॉटिश बैंक में है। बच्चों को CIBC भी पसंद है, TD भी पसंद है, BMO है। अब इसकी कंडीशंस ये हैं कि पाकिस्तान में जो एप्लीकेंट है उसके नाम पे अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो PKR में हो या चाहे वो डॉलर्स में हो, जिसमें भी हो। आपके नाम पे अकाउंट होना चाहिए और उसमें इनफ पैसे होने चाहिए कि वो जब कन्वर्ट किए जाएं तो वो मिनिमम $10,000 बने। फिर आपने उसको वायर ट्रांसफ़र करना है अपने ही अकाउंट से। तो उसमें यह है कि उसमें थोड़ा सा टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपने $200 फीस जो है वो एक्स्ट्रा देनी है, क्योंकि वो बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी होती है उसके अंदर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि GIC हमें क्यों चाहिए होता है। कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत लोगों को सपोर्ट करती है। तो वो ये नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा आए जिसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़े। इसकी जो ये रिक्वायरमेंट है मेक श्योर करती है कि जो आने वाला स्टूडेंट है वो अपने आप को फुल ईयर सपोर्ट कर सकता है। रेंट को मिला के, खाने पीने को मिला के, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ गई, कपड़े वगैरह आ गए, उन सब के लिए आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स लाजमी चाहिए होते हैं। और ये बात गवर्नमेंट को पता है, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट लाजमी है ताकि वो ये देख सकें कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो या नहीं। तो दिस इज़ अ बिग मीन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो आप दिखा सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ अ प्रूफ दैट आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ इन कैनेडा। फिर हमारे पास आ जाता है प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर योर ट्यूशन फ़ी फॉर फर्स्ट फुल ईयर। तो अब ये चीज़ जानना लाजमी है कि जो फर्स्ट ईयर है आपने उसकी फुल पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 सेमेस्टर्स की कर दें या फिर 1 सेमेस्टर की करके कहें कि अच्छा हो गया। आपने फुल ईयर की करनी है, विच ऑल्सो स्टेट्स अगेन कि आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकोगे। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ गारंटी जो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को ईज़ पे कर देती है कि अच्छा ठीक है, अगर इसने सपोर्ट कर लिया अपने आप को 1 साल के लिए तो फिर इसका मतलब है कि फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं यहाँ पे, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर जो आपकी रसीद होगी ट्यूशन फ़ी की फर्स्ट फुल ईयर की पेमेंट की, वो आपको अपने फाइल में अटैच करनी पड़ेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो एक आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ कॉलेज दैट इज़ लिस्टेड एज अ DLI। अब DLI जो होता है वो डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है। तो बेसिकली सीन ये है कि जो जितनी भी कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफिशियल हैं, उनको एक DLI नंबर असाइन किया गया है। लोग जब यहाँ पे आ रहे होते हैं तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स भी ऐसे कहते हैं कि हम आपको फेक डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, और फेक जिस तरह जॉब लेटर्स कह देते हैं कि हम आपको बना देंगे। उनका मसला कोई नहीं होता, आप लीगल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स तो बना लेते हो। मसला ये होता है कि जब आप उनको अप्लाई करते हो तो उन इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पता चल जाता है। तो कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट फेक बनाने की कोशिश नहीं करें, सब कुछ लीगल तरीके से करें। जब आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो कि किस में अप्लाई करना है, IRCC की एक वेबसाइट होती है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनका क्या DLI नंबर है। जब आप अपनी रिसर्च कर रहे हो यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है वो इस DLI लिस्ट में मौजूद है। फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। एक यहाँ पे क्विक साइड नोट है, बेशक आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं चाहते, फिर भी आप एक दफ़ा जाके वेबसाइट है उधर जाके देख लें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफ़र करती है या नहीं करती, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मतलब यहाँ पे जब आप इतना अरसा रहते हो, आप सिस्टम देखते हो तो आपका माइंड चेंज हो जाता है। यू वांट टू लिव हियर, यू वांट टू वर्क हियर। तो इन दैट केस please make sure that your university offers postgraduate work permit after you have graduated। अच्छा, फिर जो हमारे पास आ जाता है वो आपकी मोस्ट रीसेंट सेकेंडरी या पोस्ट सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए। उसमें जितना अच्छा आपका
रिज़ल्ट होगा, जितना अच्छा आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, उतना बेटर आपका केस बिल्ड होगा। क्योंकि ये सारा प्रोग्राम जो है ये है ही स्टूडेंट्स के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। जितना उनको लगेगा कि आप केपेबल स्टूडेंट हैं, उतने आपके चांसेस वीज़ा के ज़्यादा होंगे। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स रियली गुड। बेसिकली कनाडा चाहता है कि मेक श्योर कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। इस वजह से अगर आपके मतलब 60 to 70 परसेंटेज है तो आपको मिल जाएगा वीज़ा। आखिर में हमारे पास आ जाता है ई मेडिकल एग्ज़ाम। ई मेडिकल एग्ज़ाम आपको लाजमी चाहिए बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट मेक श्योर्स कि यहाँ पे कोई ऐसे डिजीजेस, बैक्टीरियाज, कोई ऐसी चीज़ें ना आए जो कैनेडियन सोसाइटी को हार्म कर सकें। और क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अक्सर काम करते हैं, जैसे कोई भी ऐसी हॉस्पिटैलिटी सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो या एग्रीकल्चर में भी काम करते हो, तो ऐसी हॉस्पिटैलिटी सर्विस होती है ना, उनमें कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होने से ये चीज़ बचा देती है। अच्छा, तो ई मेडिकल जो है वो स्पेसिफिक जगह से आप करवा सकते हो, हर जगह से आप नहीं करवा सकते। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि जिधर से आप पैनल फिजिशियंस ढूंढ सकते हो अपने इर्द गिर्द। जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो आपने 2 to 4 वीक्स पहले लेनी होती है। जब आप मेडिकल करवा रहे होते हो तो आपका एक्सरे होता है, आपका यूरिन लेबॉरेटरी टेस्ट होता है, आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें फिजिकल एग्ज़ाम में मोस्टली विजन चेक की जाती है, आपकी ब्रीदिंग चेक की जाती है, आपका वेट चेक किया जाता है, आपको एक ओवरऑल फिजिकल एग्ज़ाम दिया जाता है। मैंने इस पूरे टॉपिक पे डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो इफ़ यू वांट टू गो एंड रीड इट इन फुल डिटेल्स तो आप वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो एक ओवरऑल रिव्यू देने के लिए, ये डिटेल्स में नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ओरिजिनल फाइल करने के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसको डिटेल में उसके बारे में बात करूंगी कि क्या क्या आपको चाहिए और किस किस तरह से चाहिए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको पसंद नहीं है तो थम्स अप दे दें, और अगर नहीं पसंद आई तो तभी थम्स अप दे दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।